हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14 और राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी जो वर्ड है इसका जिक्र जो है वो प्रियम्बल में भी किया गया है हमारे। और राइट टू इक्वालिटी है क्या, ये हम अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 14 को पढ़ने पर पाते हैं कि समानता का अधिकार है क्या। ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं या अनुच्छेद को हम पढ़ते हैं, इसको हमको 3 भाग में डिवाइड करना होगा। पहला ये कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, दूसरा ये कि टू एनी पर्सन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और तीसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहला द स्टेट शैल नॉट डिनाई, ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ये जो पूरा आर्टिकल है, इससे जो स्टेट है, जो राज्य है, जिसको हमने अभी अपने पिछले वीडियो में किया कि राज्य क्या होता है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देखना कि स्टेट क्या होता है। तो ये जो आर्टिकल 14 है, ये कहता है कि भैया जो समानता का अधिकार है, ये राज्य को बाध्य करता है कि वो ये समानता जो है वो लोगों को प्रदान करे, और लोगों के पास भी ये अधिकार है कि अगर उनको समानता का अधिकार या ये अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो स्टेट से डिमांड करें। वही दूसरी चीज़ ये कहता है कि टू एनी पर्सन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपने देश का सिटीजन हो, चाहे वो अपने देश का सिटीजन ना हो, और बाहरी नागरिक हो या फॉरेनर हो। जैसे मान लीजिए कि राज्य ने कोई ऐसा कानून पास किया जिसके अंतर्गत जो विदेशी लोग हैं और जो अपने यहाँ सिटीजन्स रह रहे हैं, अपने यहाँ के नागरिक हैं, उन दोनों में भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चोरी करता है, और वहीं अगर कोई राज्य कोई ऐसा कानून लाती है कि अगर ये व्यक्ति चोरी करेगा तो अपने यहाँ का जो नागरिक है तो उसको 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन कोई बाहरी नागरिक अगर चोरी करेगा तो उसको 5 साल की सज़ा होगी। तो वो विदेशी नागरिक भी कोर्ट में जाकर कह सकता है कि भैया आपने अपने संविधान में हमको, अनुच्छेद 14 में हमको समानता का अधिकार दिया है, तो फिर आप कैसे ये असामान्य या असमानता का जो बर्ताव है वो हमारे साथ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो इस पूरे अनुच्छेद का एक प्रिंसिपल है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑफ लॉज। पहली चीज़ जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, अगर उस पर हम बात करें तो ये कंसेप्ट जो है ये हमने मैग्ना कार्टा से लिया है, और ये कंसेप्ट जो है ये एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है, जिसको कि उन्होंने अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में मेंशन किया था, ये वहाँ से निकला हुआ है। या हम कह सकते हैं ये बेसिकली जो इसकी ओरिजिन है ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन या ज्यूरिस्प्रूडेंस से है। तो आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसकी ओरिजिन वहीं से है। और अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए तो ये केवल इतना कहता है, या रूल ऑफ लॉ जो डेविड आइसी का है वो इतना कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, और सभी लोग लॉ के सामने या कानून के सामने समान हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे वो कलेक्टर हो जो टैक्सेस को कलेक्ट करता है, चाहे वो कोई एक पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी समान हैं। एवी डाइसी का जो लॉ था या एवी डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ था वो यही कहता था, वो सेम कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। वहीं इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है या दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि ये निगेटिव एक अप्रोच है। निगेटिव अप्रोच इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर ये बाउंडेशन या ऑब्लिगेशन देता है कि भैया आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करना है, इसलिए ये है निगेटिव कंसेप्ट या निगेटिव अप्रोच है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर जो है किसी को रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं या कि सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं और कोई भी चीज़ लॉ के ऊपर नहीं है। तो मतलब ये है कि इसकी जो पहली इसेंशियल है वो एक तरीके से आर्बिट्रेरीनेस को ख़त्म करने की है। तो इसका जो पहला इसेंशियल है ये कहता है कि आर्बिट्रेरीनेस की जो है ये अब्सेंस हो, ये अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस पावर इसकी पहली इसेंशियल है। दूसरी बात ये कहता है कि मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कोई अपना चीज़ परफॉर्म कर रही है, तो एग्जीक्यूटिव को तो पावर डेलीगेट की जाती है, चाहे लॉ के द्वारा, और लॉ के द्वारा ही की जाती है।
तो अगर एग्जीक्यूटिव को पावर डेलीगेट की जा रही है तो भी उसमें एक डेफिनेट लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरली किसी चीज़ को परफॉर्म करेंगे। इस चीज़ को जो है एक डेफिनेट लिमिट में ही एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर सकता है, या किसी लॉ को जो उसके ऊपर डेलीगेट की गई है। रूल ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ वो इसी चीज़ की बात करता है। अच्छा, अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत जनरल कंसेप्ट है कि ये सब पे भैया जो भी है वो सबके लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए जो लॉ है या जो रूल है वो सामान्य है। एक जेनरिक कंसेप्ट है और जनरली इसकी जो है एप्लीकेबिलिटी। वहीं पे ये लॉ है ये एब्सोल्यूट नहीं है। उसका कारण ये है कि देखिएगा, अगर अपने यहाँ या अपने देश के कानून में प्रेसिडेंट को या फिर पार्लियामेंटेरियन को कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, या फिर गवर्नर के ऊपर सेम चीज़ है। ऐसे ही कई सारे एक्सेप्शंस पार्लियामेंटेरियन है, अगर तो वो पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी तरीके का कोई डिस्कशन है, डिस्कशन के दौरान किस तरह वोट देता है या क्या एक तरीके से अपनी बात को रखता है किस तरीके से, तो उस पर उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रिविलेज मिली हुई है। और भी चीज़ों में प्रिविलेज मिली हुई है। तो जैसे वुमेन्स को एक तरीके से अगर समानता के अधिकार की हम बात करते हैं तो फिर भाई मेल और फीमेल दोनों एक होने चाहिए, लेकिन वुमेन्स को एक अलग से एक राइट मिला हुआ है। तो उसका कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि इसका क्यों मिला हुआ है, तो ये कहीं असमानता हो गई। ऐसा नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए कहा जाता है कि ये लॉ जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, एक एग्जाम्पल हम आपको दें, एक लेडी जस्टिस का एक सिंबल है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल क्या है, ये एक सिंबल है लेडी जस्टिस का, जिसमें आपने देखा होगा कि आंख में पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है। दरअसल वो कहीं ना कहीं इसी इक्वलिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ का एक सिंबल है। उसका कारण ये है कि आंख में पट्टी जो बंधी होती है वो कहीं ना कहीं दिखाता है या इंडिकेट करता है कि कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो सब लॉ के सामने सामान्य हैं, उनको अलग अलग दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। दूसरा जो उसके हाथ में जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो ये शो करता है कि भैया एविडेंस के बेस पे जो आप एविडेंस बेस करेंगे, एविडेंस रखेंगे, वो लॉ से जितना कनेक्ट करेगा या लॉ से जितना रिलेट करेगा उसी बेसिस पे आपको जस्टिस मिलेगी, आप लॉ के ऊपर नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट यही है कि भैया कोई भी हो, सभी लोग लॉ के सामने समान है। वहीं दूसरा कंसेप्ट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसमें लॉज एक वर्ड आता है, तो ये कहीं ना कहीं ये शो भी कर रहा है कि अलग अलग क्लासेस के लिए यहाँ पर क्लासेस का डिवीज़न होगा, अलग अलग क्लासेस के लिए, या जो उसका लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो अगर रीजनेबल है तो फिर वो डिवीज़न जो है वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इस कंसेप्ट को एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से अगर हम समझें तो मान लीजिए कि एक छोटा व्यक्ति है जो कि हाइट में बहुत कम है और एक बहुत लंबा व्यक्ति है। अगर दोनों को एक दीवार के पार देखना है और दोनों को सामान्य रूप से एक ही हाइट की टेबल दे दी जाए, तो जो लंबी हाइट का व्यक्ति है वो तो आसानी से एक दीवार के पार देख सकता है, लेकिन जो छोटे कद का इंसान है वो कैसे, या छोटी हाइट का इंसान है वो कैसे उस दीवार के पार देख पाएगा अगर उसको सामान्य रूप से एक ही साइज की टेबल दे दी गई, जिससे पहला वाला तो देख सकता है, उसके लिए तो उतनी हाइट ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के लिए वो चीज़ हो सकता है ना भी सही हो या नहीं सही हो। तो यहाँ पर तो दूसरे वाले के साथ अन्याय हो गया। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि भैया उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए कि वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाए, तो उसको ऊंची हाइट की टेबल दी जाए। ऐसे ही मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, बड़ा है, मान लीजिए एक कोई 20 साल का लड़का है और मान लीजिए कोई 1 साल का लड़का है, बच्चा है। दो लोग हैं तो क्या दोनों की जो डाइट है वो सामान्य होगी? नहीं। अगर मान लीजिए 1 साल के बच्चे को जितना खाना दे रहे हैं, अगर 20 साल के व्यक्ति को भी उतना ही खाना दिया जाए, तो क्या ये दोनों के साथ समानता का एक तरीके से बर्ताव होगा? नहीं, यहाँ पर तो एक के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर कम खाना 1 साल के बच्चे को जो खाना दिया जा रहा है, अगर वो 20 साल के व्यक्ति को खाना दे दिया जाए तो उसके साथ ये कहीं ना कहीं असमानता हो जाएगी। तो इसलिए जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है या उसके लिए जो चीज़ सुटेबल है, उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाए, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये डिराइव किया गया है, या ये कंसेप्ट की ओरिजिन जो है ये 14th अमेंडमेंट जो थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये वहाँ से
लिया गया है। और ये एक तरीके से पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने राइट्स को डिमांड करते हैं, राइट टू इक्वलिटी को डिमांड करते हैं, इसलिए ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखिए, ऐसा नहीं है अगर वुमेन्स को जो है अगर राइट दे दिया गया कि भैया आपके लिए एक कोई स्पेसिफिक राइट है, या फिर सीनियर सिटीजन्स को एक राइट दिया जाता है कि भैया आपको कोई एक तरीके से आप मांग सकते हैं अपने मेंटेनेंस मांग सकते हैं अपने बच्चे से, या और भी राइट्स है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में राइट्स हैं, और अलग से इनके लिए एक एक्ट बनाया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उनको अगर जो है अलग से एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सल हो, वो सभी व्यक्तियों को दी जाए। एक स्पेसिफिक क्लास में या एक उसका जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है उसके अंतर्गत जो एक उस क्लास को रखा जाता है, उसी को वो एक प्रिविलेज या वो चीज़ दी जाती है जिससे कि वो समान अधिकार में या समान एक स्थिति में वो आ सकें। इसकी अगर हम बात करें कि इसको जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में इसको किस तरीके से डील किया गया, तो एक बड़ा एक कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रहा या जो भी रहा कि ये जो एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल 21 के साथ, जो आज आर्टिकल 21 है और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अभी डिस्कस किया, तो उसमें था क्या कि भैया ये उसी के साथ था। ये जो वर्ड्स हैं इसके कि इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन, ये उसी आर्टिकल 15 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसी के साथ था। लेकिन 6 और 13 दिसंबर को जब इसका डिस्कशन हुआ तो उस टाइम पे इसको डिस्कस किया नहीं जा सका। इसलिए बाद में 3 नवंबर सन 1949 को या 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, और उनसे इस आर्टिकल को अलग ही एक इस वर्ड्स को अलग करके एक नए आर्टिकल बनाने की बात कही, आर्टिकल 14, जिसको जो है राइट टू इक्वलिटी का एक वो दिया गया, और जिससे कि एक अलग ही आर्टिकल बन गया। अच्छा, ये जो आर्टिकल है, अगर इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 7 जो है वो भी कहीं ना कहीं यही आर्टिकल है जो कि कहता है कि ऑल आर इक्वल एमंग द लॉज एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को कहता है। अब अगर इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना है तो हमको इसके केस लॉज पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे एक केस आया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भैया देखो, जो इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, और इसको एक प्रॉपर रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर कर ही इसको अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी पर भी सबको एक समान स्थिति में ले आएंगे। अगर आपने किसी एक को जो है अलग किया है तो उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। वही रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर का केस आया, और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसरा सेम चीज़ पे आई, क्योंकि जस्टिस तेंदुलकर के केस में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई और FN बलसरा के केस में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस की बात की गई। दरअसल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को और रैशनल नेक्सस के इन दो कंसेप्ट को, दोनों एक ही कंसेप्ट हैं, इसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन करने के लिए इन दो टेस्ट को अप्लाई करना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को अगर हम समझें अलग अलग वर्ड करके, तो इंटेलिजिबल एक लैटिन वर्ड है, इंटेलिजिबलिस, वहाँ से निकाला गया है। इसका मतलब है कैपेबल ऑफ अंडरस्टूड और कॉम्प्रहेंड। वहीं डिफरेंशिया का मतलब है कि डिस्टिंगाइज वन एंटिटी फ्रॉम अदर। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टिंगाइजेशन हम करेंगे, जो डिस्टिंक्शन हम करेंगे एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से, वो अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करके या उस चीज़ को समझ करके कि क्यों इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, उस चीज़ को करके करेंगे। तो पहली चीज़ ये हो गई, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, जैसे हमने सीनियर सिटीजन्स को अलग किया, जैसे हमने वुमेन्स को अलग किया उनकी कंडीशन को देखते हुए, जैसे रिजर्वेशन की चीज़ों को लेकर हम एक आया कि क्लासेस में जो इतना डिफरेंशिएशन था तो उसके बेसिस पे इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वुमेन्स को अलग अलग राइट्स दिए, सीनियर सिटीजन्स को राइट दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि इन क्लासेस को अलग करना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों में पीछे रह जा रहे थे, इसलिए एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया या रीजनेबल क्लासिफिकेशन ज़रूरी था, और ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। वहीं रैशनल नेक्सस का जो बात आती है कि भैया रैशनल का मतलब जैसे ये है कि ऐसा रीज़न जिसको समझा जा सके कि हाँ, यह एग्रीबल हो कि भैया हाँ ये चीज़ ये करना सही है, और नेक्सस का मतलब तो कनेक्शन और लिंक होता है।
ओवरऑल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस का ये है कि भैया एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करिए और जो लॉ आप बनाइए उस लॉ का जो ऑब्जेक्ट हो वो उस क्लासिफिकेशन से, ऐसा नहीं है कि आप मनमाने तरीके से आपने एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, आप नहीं कर सकते। आप प्रिविलेज केवल उन्हीं को देंगे जो रीजनेबल होगा कि इनको ये प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जैसे दो बच्चों की बात हमने बताई कि खाना देने का एक अधिकार का एक समानता की बात बताई कि उसको उतना खाना चाहिए जितना उसको ज़रूरी है और 20 साल के लड़के को उतना खाना चाहिए जितना उसको ज़रूरी है। उसी तरीके से एक जो क्लास जो बहुत बैकवर्ड है या जिसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, उस हिसाब से जो है उनको सुटेबल एक अरेंजमेंट गवर्नमेंट दे या उस हिसाब से उनको प्रिविलेज दे जिससे कि वो एक समान अधिकार में आ सके या समान एक स्थिति में वो आ सके। वहीं अगर हम चौथे केस की बात करते हैं, ईपी रोयप्पा का केस आया, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें नई डॉक्ट्रिन आई आर्बिट्रेरीनेस की, जिसमें ये कहा गया कि भैया जो राइट टू इक्वलिटी है ये कहीं ना कहीं अगर स्टेट कोई आर्बिट्रेरीनेस करती है तो उसके अगेंस्ट इसको एप्लीकेबल किया जाएगा। ये ईपी रोयप्पा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वहीं मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 14, यहाँ पर तीन चीज़ों को आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों को एक साथ देखने की बात कही गई और ये कहा गया कि आर्टिकल 14 से जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कोई, या आर्टिकल 14 अगर किसी चीज़ को अगर सेटिस्फाई करेगी तभी आर्टिकल 21 या अदर आर्टिकल्स को देखा जाएगा। अगर आर्टिकल 14 का ही टेस्ट फेल हो जाता है तो 21 को देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। और यहीं पर जस्टिस पीएन भगवती का एक लाइन दी कि इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉर्न एनिमी, मतलब जहाँ पे इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस या तानाशाही की जैसी चीज़ें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट्स कई सारे होते गए और एट लास्ट एक डेवलपमेंट आया, एक नया केस आया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ट्रांसजेंडर को कोर्ट ने जो है एक राइट दिया कि वो भी एक पर्सन हैं और उनको भी अदर लोगों की तरह एक इक्वल राइट मिलना चाहिए। बाकी इसमें ऐसे ही सारे डेवलपमेंट्स हैं कि जैसे अभी बेगर्स को लेके है कि भाई वो पुअर हैं तो उनकी बेगिंग पे कोई उसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जाता, ये भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट का केस था। फिलहाल आर्टिकल 14 में इतना ही कंसेप्ट है और आगे अगर किसी केस लॉस को डिस्कस करने की बात है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उसको आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।